हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है बहुत बहुत आपका मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित कुमार उपाध्याय। तो देखिए, आपकी जो 10th क्लास की जो साइंस है उसका हमारे पास हमने इस पूरी तरीके से एक प्रकार से कह लीजिए जो एग्जाम के समय पे आपके जो आने के समय पे एक इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है कि आपको एक शॉर्ट में आपको टोटल आपके जो 10th क्लास की साइंस है उसका एक आपको समराइज हो जाए, मतलब उसकी आपकी तैयारी हो जाए। तो उसके लिए ये हम लोग चैप्टर वाइज आपका लेकर आए हैं। हालांकि हमारा जो स्ट्रीम है वो इस तरीके की नहीं है क्योंकि हम लोग नवोदय की तैयारी कराते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि इस चीज़ की डिमांड थी तो उसे लेकर आए हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है साइंस में रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। भाई हम लोगों ने डेली जीवन में दैनिक जीवन में हमने एक बात देखी होगी। भाई हम लोग दैनिक जीवन में यदि देखें तो हम लोगों को देखते हैं कि भाई हमारा सुबह के समय हमने दूध रखा, वो शाम तक फट गया। भाई हमने दूध रखा अपना और हमने देखा कि शाम तक वो फट गया। या फिर हमारे पास हमारी लोहे की कोई चीज थी और वो ऊपर पड़ी थी, छत पर पड़ी थी, उसमें जंग लग गई। इसका मतलब हमारे नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे नेचर में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हो रहा है जिसके कारण क्या है कि वो हमारे मतलब कि हमें मतलब नुकसान हो रहा है कई प्रकार से, मान लीजिए है। या कई बार ऐसा है कि हमारा कुछ फायदा हो रहा है, कई बार ऐसा होता है। तो इसमें हमें देखिए, इसमें हमें यहां से एक बात ध्यान देनी चाहिए। ये जो हमारे दैनिक जीवन में चीजें हो रही हैं इसके पीछे जो हाथ है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का हाथ होता है। किस चीज का हाथ होता है भाई? रासायनिक अभिक्रियाओं का। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए भाई। ये आगे पीछे लिख गया है लेकिन कोई नहीं। भाई सबसे पहले हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पता होनी चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई? तो आप लोग यदि 10th क्लास में अभी पढ़े होंगे क्योंकि हमारा एक प्रकार से नोट्स टाइप पे हम लोग इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की आपको डेफिनेशन आती होगी, नहीं भी आती है तो थोड़ा गौर करेंगे। देखिए, जब इसकी डेफिनेशन आती है तो आपको इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी एक ही शब्दों में कहना है। जब दो या दो से अधिक, क्योंकि रासायनिक समीक्रिया हमेशा दो अभिक्रिया हमेशा दो चीज के बीच में होगी। जब दो या दो से अधिक उत्पाद, देखिए अभी मैं उत्पाद के बारे में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ। मान लिया कि मेरे पास, देखिए मेरे पास मान लिया आपको बहुत ही नॉर्मल सी चीज मैं दे दूं कि बाई चांस चीनी हालांकि रिएक्शन पानी के साथ नहीं करती है, रासायनिक अभिक्रिया में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल वे में मुझे लेकर चलना है, मुझे आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझाने के लिए मैंने आपको मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक प्रकार से मैंने चीनी ले ली और मैंने आपका पानी ले लिया। अब देखिए रासायनिक, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण किसे कहते हैं और भौतिक, एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दो तरीके की क्रिया होती हैं। लेकिन मान लिया हमारे पास चीनी और पानी है, मैंने उन दोनों को मिला दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाया जाता है और उससे बनने के बाद कोई एक नई चीज बनती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाई जाती है। देखिए यहां पे एक गौर करने की बात है कि नई चीज बनती है, नई चीज का बनना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक काम करिए, मैं आपको थोड़ा बताते हैं, ठीक है ना। पहला बात करते हैं हमारे पास नई चीज क्या बनना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कागज है, मेरे पास क्या है भाई? एक कागज है। मैंने उसको क्या है, सिंपली मैंने उसे फाड़ दिया है। कोई मेरे पास कागज था और मैंने उसको फाड़ दिया, तो अभी मेरे पास कोई नई चीज बनी क्या? पहले भी कागज था वो, अब भी कागज है, कोई नई चीज नहीं बनी। अच्छा उसी कागज को यदि मैं जला दूं तो, भाई उसी कागज को फॉर एग्जाम्पल मैं जला दूं, मैंने उसमें आग लगा दी है,
क्या क्या हो गया, वो राख बन गया, तो नई चीज बन गई ना, नई चीज बनी भाई। यदि मैंने उसी कागज को मैंने फाड़ा था और उसी कागज को मैंने जलाया, दोनों में अंतर है बड़ा। एक में क्या हुआ कि सिंपली वो क्या रहा भाई, हमारा केवल एक कागज ही है वो, उसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं हुई। लेकिन जब हमने वो देखा कि भाई हमारे पास, हमने उस कागज को जला दिया, तो देखिए अब यहां से ही हमारी ये चैप्टर, ये हमारे जो साइंस है वो चालू होती है। हमारे पास दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी होती है भौतिक अभिक्रिया। देखिए अब दोनों की पहले हम लोग डेफिनेशन डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो चीजों को मिलने से कोई नया पदार्थ बनता है, और भौतिक अभिक्रिया वो होती हैं भाई, यहां हो गया नया पदार्थ। अच्छा हमारे इस पर बोर्ड पर कुछ ये एरर आ गई है, नया पदार्थ और भौतिक अभिक्रिया वही पुराना पदार्थ है। इस कागज के एग्जाम्पल से हमेशा ध्यान रखना तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए अब हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को थोड़ा और आगे करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? हमने ये तो पढ़ लिया कि भी रासायनिक अभिक्रिया है, चलो एक भौतिक अभिक्रिया भी होती है। लेकिन अब हम लोग, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का हमारा चैप्टर है, सबसे पहले बात आती है कि भाई उस रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगेगा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगेगा, तो इसको पता करने के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, हमारे पास कुछ मतलब कि ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो कौन सी अभिक्रिया है। तो ये लक्षण होते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो करते हैं वो देखिए हमारे कुछ पैरामीटर हैं। नंबर 1, यदि दो चीजों को तुमने मिलाया है और उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है बंधुओं कि पहले वो कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। मतलब पहले पानी था, वो थोड़ा बर्फ सा जम गया है, हालांकि जब बर्फ और पानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल एकदम आपके घरेलू एग्जाम्पल से लेकर मैं बताऊंगा, ठीक है। हमने मान लिया मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन है, मतलब कोई चीज ठोस है वो द्रव में बदल रही है, या द्रव से ठोस में बदल रही है। ठोस वस्तु वो होती है जिनको हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते हैं। द्रव वैसे होते हैं जैसे पानी, तेल वगैरह, ये सब तुम्हारा द्रव कहलाते हैं। अब इनको भैया पहली बात तो अवस्था में परिवर्तन, या तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, दूसरा या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है पहले कागज वो कैसा था, सफेद था, जल के कैसा हो गया, काला पड़ गया, या फिर रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगली बात, या फिर उससे कोई गैस निकल रही हो। जैसे देखा होगा तुमने अक्सर बैटरी वालों के यहाँ पे जब तेजाब डालते हैं आपस में या कुछ चीज मिलाते हैं तो उसमें से गैस सी निकलती है। अभी बताएंगे कि जब H2SO4 में जब जिंक डालते हैं ना, तो जिंक के उसमें ना बुलबुले की तो उसमें गैस सी निकलती है। अभी आएगा उसमें टेस्टिंग वगैरह भी, तो गैस निकल रही है। या फिर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है आपका कि भाई आपको मतलब कि कैसे बताएंगे या क्या आप सब ये मतलब की चीजें कि मतलब कि वो पहचान हो रही है कि वो मतलब कि क्या पहचान है रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल लिखना है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन है या रंग में परिवर्तन है, या गैस का निकल रहा है या फिर ताप में परिवर्तन हो रहा है। एक और होता है, एक लक्षण और होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप। एक और लक्षण है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप, ठीक है ना। पांचवा लक्षण कह लीजिए इसे, अवक्षेप है, अवक्षेप का निकलना, अवक्षेप निकलना। तो देखिए, या फिर अवक्षेप निर्माण। अवक्षेप क्या होता है कि कभी कभी तुमने कोई आपस में कोई दो चीज मिला रहे हो तो देखते हो उसमें कुछ पपड़ी पपड़ी सी अंदर जमी जमी सी रह गई है, पपड़ी पपड़ी सी जमी सी अंदर रहेगी, मतलब पूरा नहीं घुल पा रहा है या फिर कुछ ऐसा है ना, तो वहां पे वो हमारा रासायनिक मतलब सॉरी अवक्षेप होता है। अवक्षेप कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग देखेंगे भाई, किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके टाइप पता होंगे। यदि हमें किसी किसी के घर के या कुनबे के बारे में जानना चाहें तो पहले उसका मुखिया को देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये इसके कौन कौन से हैं, इसके कितने बच्चे थे, फिर उनके भी कितने कितने बच्चे थे, या वो सब कौन कौन है, तो वैसे तो जानेंगे। तो इसी प्रकार हमारा होगा प्रकार।
तो रासायनिक अभिक्रियाओं के यहां पर हमारे 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली पहला हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया एक हमारी होती है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे कि क्या इनका क्या यूज है, मतलब क्या इनके बारे में हम लोग क्यों इसको ये वियोजन कहते हैं, क्यों इनको योगात्मक कहते हैं, योगात्मक को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं भैया। उसके बाद हमारा एक होता है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हमारा एक इसमें होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छे से बता दूंगा, एकदम याद हो जाएगा, एकदम एक एक एग्जांपल। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक हमारे पास होता है इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं उसमें आती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है ना। इसमें हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं को देख सकते हैं भाई, देखिए थोड़ा सा पेज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। रेडॉक्स अभिक्रियाएं एक हमारा इसमें आती है रेडॉक्स। तो अब एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पहली कौन सी थी, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। इसे संयोजन भी कहते हैं, ठीक है भैया, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया हमारा एक, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली इसका पहला उदाहरण दूंगा, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, उससे याद करने में आपको आसानी होगी। योगात्मक अभिक्रिया आपके मैं यदि एग्जांपल दूं तो देखिए जैसे मेरे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, मैं उसमें यदि H2O मैं पानी मिला दूं, भाई तुमने देखा होगा कई बार जब आपके यहाँ पहले पुताई होती थी तो उसमें वो एक ड्राम से मैं कली सी डालते थे तो उसमें से गैस से बुलबुले से टाइप से निकलते थे, कहीं देखा हो है। तो वो यही वाली अभिक्रिया होती थी। ये कैल्शियम ऑक्साइड इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं भैया, CaO + H2O, ठीक है। इसमें मिलने के बाद हमारा जो बनता है वो CaOH2 का होल 2 ये बनता है, प्लस इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए अब यहां से मैं आपको योगात्मक अभिक्रिया का थोड़ा सा एक हल्का सा विश्लेषण ये दूंगा कि योगात्मक अभिक्रिया असल में है क्या। जब दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो शब्दों में बात खत्म। जब दो उत्पाद मिलकर, जब दो पदार्थ मिलकर, अभी मैंने उत्पाद की मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी चलो पहले उत्पाद, अभी इसके इस टॉपिक के बाद बताऊंगा मैं उत्पाद। और ये हमारा मतलब कि दो सॉरी अभिकारक मिलकर, उत्पाद नहीं सॉरी अभिकारक, बहुत बहुत सॉरी, इसमें अभिकारक, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, गलत बोल गया था, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया है। चलो ये डेफिनेशन तुम्हें पता लग गई। अब थोड़ा सा इसमें पहले बात करते हैं ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, क्योंकि कई बार इनकी भी डेफिनेशन आ जाती है। देखिए अभिकारक जिन पदार्थों को, जिन पदार्थों को, जिन पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में मिलाया जाता है, जिन पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में मिलाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं भैया, वो अभिकारक कहलाते हैं। मतलब जो चीज मिलाई जा रही है, अभी जैसे हमने मिलाया ना, अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, तो ये दोनों क्या थे, अभिकारक। अब भाई उत्पाद क्या है हमारा, तो देखिए उत्पाद में आ जाइए। जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से जो जो पदार्थ बनते हैं, भाई हमने CaO में हमने बुझे बिना बुझे चूने में वो मिला दिया, मैंने पानी मिला दिया, कोई नया पदार्थ नहीं बना होगा, उसे उत्पाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, क्योंकि दो या दो से अधिक तो मिलना जरूरी है, क्योंकि दो चीजों को मिलाकर बनाओगे कम से कम मिनिमम है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर, अधिक पदार्थों को मिलाकर जो फाइनली हमें मिलता है, जो पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं भैया। ठीक है भैया, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतनी बात? देखिए मैं एक एक बात आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि इसमें हमें अभी तक हमने देखो कुछ नहीं पढ़ा है। हमने एक तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और कोई एक नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमने उसके प्रकार पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन। हमने एक प्रकार पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है भैया? जब दो पदार्थ मिलकर एक चीज बनाते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे पदार्थ पाते हैं, दूसरी इसकी दूसरी डेफिनेशन एक एक रटवा दूंगा यही उंगलियों पर। दूसरी वियोजन अभिक्रिया भैया, वियोजन अभिक्रिया। आइए बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल अभी रटोगे, देखो एकदम बिल्कुल। वियोजन अभिक्रिया वहां क्या था, दो चीज मिलकर एक बना रहे हैं। यहां एक चीज दो से अधिक में टूट रही है। कोई एक चीज दो या दो से अधिक में टूटना वियोजन कहलाता है। उदाहरण ले लीजिए, पहले उदाहरण से समझेंगे। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैंने इसको गर्म करा और ये CaO और प्लस CO2 में टूट गया। तो अंतर समझ में आ रहा है? वहां तो दो चीज मिलके एक बन रहा था, यहां एक चीज टूट के दो में बन रहा है। तो ये डेफिनेशन भी आसानी से लिख दोगे अपने आप। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर एक हमारा क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छे। देखिए चारों टाइप, अभी सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा इसी में। सारा चैप्टर क्लियर कराने का ठेका मां शारदा कोचिंग ले लिया, आप चिंता ना करें। तीसरा बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई चैप्टर क्लियर करने के लिए। देखिए वियोजन अभिक्रिया में भी थोड़ी सी एक छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं, उन डेफिनेशनों को बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं यहाँ से जिक्र कर दूं, उसमें एक तो जो ना ये दो तरीके से होता है, ये जो वियोजन होता है टूटता है, एक तो ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना, और एक विद्युत अपघटन। देखिए ऊष्मीय वियोजन पता है क्या होता है? जब किसी अभिकारक को तुम जो ना ऊष्मा देते हो, मतलब उसे गर्म करते हो, और उसके बाद जब वो टूटता है तो वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन, विद्युत का नाम क्या है? बिजली है। जब उसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ किसी अभिक्रिया में और वो टूट जाए, जैसे पानी को तोड़ा जाता है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो H2 और प्लस O2 में टूट जाता है, तो ये विद्युत अपघटन हो गया। आ जाए डेफिनेशन लिख दो भैया, जब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसको जब तोड़ दिया जाता है किसी मतलब अभिकारक को दो या दो से में, तो विद्युत अपघटन कहलाता है। जब किसी चीज को, जब किसी अभिकारक को ऊष्मा देकर एक अभिकारक को दो या दो से अधिक में तोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर होगा, एक एक चीज कंसेप्ट, एक एक फंडा। ओके, अब देखिए आइए अगला बात करते हैं। अगली बात करेंगे भैया विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा टाइप चल रहा है भैया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे भाई, बहुत अच्छी बात। आइए अब इस चीज का मैं एक उदाहरण देता हूं विस्थापन अभिक्रिया का, तब वहां से बहुत अच्छा समझोगे। पहले उदाहरण दे दूं, फिर आपको एक आपकी डेली लाइफ का उदाहरण दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक Fe है, Fe हम लोग जो ना लोहे को कहते हैं, जो लोहा होता है फेरस, प्लस CuSO4 है। इन दोनों में अभिक्रिया हुई, आपस में दोनों लगड़े, मतलब आपस में झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ये तो FeSO4 हो गया और प्लस ये क्या हो गया, Cu। अब देखिए एक यहां पे एक अंतर देखोगे छोटा सा। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। Fe था, CuSO4 था, तो इसने Fe ने इसका SO4 ले लिया और Cu को खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। मतलब मान लो कि तुम शादी में बैठे हो टेंट में, अब कोई तुमसे बड़ा आ जाए, भाई तुम्हारे पास कुर्सी है, तो इसके पास SO4 क्या था, कुर्सी। अब तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुमसे कोई ताकतवर आ गया, बोला ओए उठिए, तो वो इस पे बैठ गया, इस कुर्सी पे, और तुम खड़े रह गए। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हमेशा यहां से अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले को हटा देता है। अब ये अधिक अभिक्रियाशील और कम क्रियाशील कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए भैया एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता श्रेणी,
उसको याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग करते हैं। कैटरीना ने कार मंगाई, अल्टोजेन फरारी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक होता है, उसे कभी जब हम आगे पहुंचेंगे वहां उसको बताएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ही है और मैं उसको कंफर्म कर लूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अब मतलब इसको यहाँ से ध्यान रखो कि हमारा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। भाई विस्थापन अभिक्रिया हमारी सीधी सी बात है, जब हमारा अधिक अभिक्रियाशील कोई धातु उसे उसकी मतलब कि उसके एक प्रकार से कह लीजिए SO4 नेगेटिव, जैसे इसमें अलग बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उससे अलग कर दे तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब एक इसमें आती है चौथी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्वितीय विस्थापन। अभी विस्थापन में जब एक जना विस्थापित हो रहा था तो यहाँ पर दो हो रहे होंगे, ठीक है ना। उदाहरण लेकर चलते हैं, फिर आपको आपके डेली लाइफ से चलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये उदाहरण है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है ना। इन दोनों में रिएक्शन हुई तो यहां से बना BaSO4 प्लस NaCl, 2NaCl। अब भैया यहां से एक बात तुमने देखी, यहां Na था, SO4 था इसके पास, यहाँ BaCl2 था, तो इसने तो इसकी कुर्सी ले ली, ये NaCl हो गया, और इसने इसकी ले ली, ये BaSO4 हो गया। मतलब जो दोनों एक दूसरे को विस्थापन कर दें। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि शादी में बैठे हुए तुम्हारे रिश्तेदार कहीं और बैठे हुए, दूसरे का वहां बैठा हुआ है, तो तुम उससे कहते हो हटिए जरा, उस पर नहीं बैठ दे जरा, मुझे बात करने दे, है, तो वो द्वितीय विस्थापन हो गया हमारा। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाई जाती हैं। बिल्कुल क्लियर हो गए। एक टाइप और बचा है, थोड़ा सा उसको और टाइम लगा कर ध्यान दे लो, फिर इसी चैप्टर का या तो इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, चलो इसी में देखेंगे आप। अब एक इसमें है, हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं। एक क्या आती हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया आप पढ़ने से एक पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, उपचयन व अपचयन। उपचयन व अपचयन, ठीक है ना। उपचयन और अपचयन, देखिए दोनों में अंतर होता है, इन दोनों को यदि पता लग गया तो रेडॉक्स अपने आप पता लग जाएगी। देखिए किसी किसी अभिक्रिया में पहले हम लोग बात करेंगे उपचयन के बारे में, ठीक है ना। पहले किस चीज के बारे में बात करेंगे, चलो उपचयन के बारे में करेंगे, हैं उपचयन। देखिए ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का आना या फिर हाइड्रोजन का जाना होता है। मतलब ऑक्सीजन प्लस H2 मतलब जाएगी माइनस, वहां से भागिए दूर, जिसमें से ऑक्सीजन आएगी या हाइड्रोजन जाएगी, वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी भैया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो होगी उपचयन। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। जैसे Cu है हमारे पास, है Cu है, उसमें हमने O2 जोड़ा तो क्या बन गया, CuO, 2CuO 2Cu, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये उपचयन अभिक्रिया होगी। एक होती है अपचयन, अब इसी का उल्टा होता है भैया अपचयन। उपचयन पता है तो अपचयन भी पता लग जाएगी, अपचयन। तो भैया अपचयन पता है क्या है, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, जिनमें ये चीज होती है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सी बड़ी बात है भैया, है उदाहरण देख लीजिए। देखिए उदाहरण है हमारे पास अपचयन का CuO और प्लस H2, तो H2 मिलके बाद हमारे क्या बन गया, Cu प्लस H2O। तो देखिए यहाँ H2 आके मिली ना इसमें, तो ये अपचयन हो गया। अब जब उपचयन और अपचयन पता लग गया तो रेडॉक्स पता है क्या होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें उनमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाई जाती हैं। तो रेडॉक्स कौन सी होती है भैया, जिनमें उपचयन और प्लस अपचयन दोनों होती हैं, उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं अभिक्रियाएं, वो हमारी कौन सी अभिक्रियाएं कहलाई जाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। गॉट इट, ठीक, बहुत अच्छे, ठीक है ना। ये हमारी उपचयन और अपचयन होती हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। अब एक हमारी होती है, देखिए
एक हमारी ऊष्मा छेपी, ये इसकी प्रकार नहीं होते हैं, बस ये थोड़े से टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक टाइप होते हैं ऊष्मा छेपी व ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ये दो प्रकार होते हैं। तो ऊष्मा छेपी पता कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती है। अभी ध्यान करो कि एग्जांपल, उसमें ऊष्मा बाहर निकली थी कुछ देर पहले, निकली थी या निकली थी, हमने जो करा था CaO, हमने उसमें प्लस H2O मिला दिया था, तो यहाँ पे CaOH2 का होल टू वाइज और प्लस ऊष्मा निकली थी। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। अब ऊष्मा शोषी, अब भैया ऊष्मा शोषी कौन सी होती है, तो देखिए ऊष्मा छेपी आपको पता लग गया, तो ऊष्मा शोषी और देख लो। तो ऊष्मा शोषी मतलब जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है। हमने अभी ये भी एग्जांपल कराया था भैया अभी आपको ऊष्मा शोषी का भी, जब हमने CaCO3 को गर्म करा था, तो CaO प्लस H2 मतलब CO2 बाहर निकली थी, तो यहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है। तो ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऊष्मा दी जाती है ना, वो हमारी ऊष्मा शोषी विक्रियाएं कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे, आपका चैप्टर बिल्कुल लगभग लगभग क्लियर होने जा रहा है। अब इसमें देखिए इसी चैप्टर में आपको एक आता है संचारण। संचारण आपका ये होता है, इसमें हल्का सा इसका थोड़ा सा टॉपिक आता है, नहीं तो धातु और अधातु में ही ज्यादा टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो देखिए अब हमारा अगला है, देखिए संचारण। तो संचारण हमारा आ गया इसमें भैया, देखिए मेरे पास कोई लोहा है, कोई लोहा है मेरे पास, और उसमें क्या हो गया भैया, मतलब वो जंग लग गई उसमें, कोई लोहा था और उसमें जंग लग गई, तो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो संचारित, मतलब बेकार हो गया। लोहे पे जंग लग गई, तो लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, या इस तरीके से मतलब जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, संचारित। तो संचारण की डेफिनेशन होती है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब जो ना, जब कोई वस्तु H2O मतलब पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में, जैसे लोहा आ जाता है तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो ऐसे जो बनती है ना वो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संचारण कहलाया जाता है। एक इसी में आता है कि हालांकि इसमें नहीं है वो, उसमें धातु वाले में पढ़ना पड़ेगा कि संचारण से बचाने के उपाय। तो संचारण से बचाने के उपाय आपके हो सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हो हैं, या उसके ऊपर यसद लेपन कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब उसमें तुम्हें तुम्हें लोहे को अपने कैसे कैसे बचा सकते हो, उसको पेंट करके, या फिर उस पर जिंक की परत चढ़वा के, ठीक है ना, या फिर उस पर ग्रीस लगा कर रख दो, या उस पर तेल लगा कर रख दो लोहे वगैरह पे, मतलब कैसे ही करके उसे ऑक्सीजन की उससे पानी से बचाना है, पानी और हवा से। यदि तुमने पानी और हवा से बचा लिया तो इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। तो वही चीज इसमें पूछी जा रही है, ठीक है ना। ओके गॉट इट, बहुत अच्छे। अभी किसमें आता है, लास्ट टॉपिक हमारा होता है विकृत गंधिता। क्या होता है, विकृत गंधिता। ये क्या होता है, जो हमने आते ही चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने बात करी थी, विकृत गंधिता, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखिए शुरू में ही हमने एक बात करी थी कि हमने हमारा खाना है, सुबह को रखा हो शाम को सड़ गया, बेकार हो गया, गर्मियों में पहले हो जाता है यदि मैंने उसे कहीं वैसे मैंने उसे बचा कर नहीं रखा था। तो हमारा जब तेल या वसा, कोई तेल या कोई घी वाला कोई चीज है, यदि उसे तुम लोग, कुछ खाद्य सामग्री है, इसे उपचयित होना कहते हैं। इसमें मतलब ऑक्सी का कारण कुछ कारक होते हैं जो आकर मिल जाते हैं और उसको बेकार कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता, ठीक है ना। तो ये विकृत गंधिता होता है और इसमें दुर्गंध आने लगती है। तो ये विकृत गंधिता लिख दोगे जब कोई तेल या वसायुक्त पदार्थ मतलब कि उसमें आ जाते हैं ऑक्सीकारक हो, मतलब ऑक्सीकारक पदार्थों के संपर्क में आ जाते हैं, फिर उपचयित हो जाते हैं। जब तेल या वसायुक्त पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसे उसको, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब इससे बचाने के कुछ उपाय हैं भैया, बचाने के उपाय। तो बचाने के उपाय ये हैं, नंबर 1, उसे या तो आप फ्रीज में रख दो, रेफ्रिज कर दो, या फिर उसे किसी तेल के अंदर डुबो के रख दो, या फिर उसे नमक के अंदर डुबो के रख दो, ठीक है ना। या फिर एयर टाइट कुछ वो आते हैं डिब्बे टाइप से, जिस जो मतलब कि जिसके अंदर हवा ना जाए, ऐसे डिब्बों के अंदर रख दो,
ठीक है ना। तो ये सब कुछ तरीके जो मैं लिखने होते हैं, करेंगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ बाद में बातें। फिलहाल आपको जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो सेकंड चैप्टर आपका अम्ल व क्षार है उसकी कुछ थ्योरी, उसका क्विक रिवीजन। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।